हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर का 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 1। और इस तरह से मैं आपके सामने 3 लेक्चर में लेकर आऊंगा। कितना मेरे शेर और शेर नहीं हो, 3 लेक्चर होगी, जहां पे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा जितना भी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उन सब का क्वेश्चन का आंसर मैं बताने वाला हूं। देन अगला वीडियो का अगर आप लोगों का ये वीडियो देखने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर हम लोग को लेक्चर नंबर 2 प्रोवाइड करें। लेक्चर नंबर 2 के बाद जब मैं लेक्चर नंबर 3 बताऊंगा वहां पे आप लोग का निबंध लेखन, पत्र लेखन और आपसे जो भी लिटरेचर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए मॉडल पेपर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो आगाज करते हैं आज की क्लास को और लेके चलते हैं मैं आज आपके सामने पहला क्वेश्चन को। और आपसे पहला क्वेश्चन पूछे गए थे, सर क्या पूछे गए थे मेरे लालो, याद रखिएगा, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। देखिए, जो बनारस शहर में जो कवि है उनको वसंत आगमन का प्रेरणा कैसे मिला, वसंत आगमन की सूचना कैसे पता चला, कैसे पता चला कि वसंत आ रहा है। तो आज ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। याद रखिए क्या पूछा गया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पहला, बनारस में वसंत का आगमन अचानक होता है। बनारस शहर में, बनारस याद रखिएगा यूपी में है बनारस, बनारस शहर में आगमन होता है अचानक, किसका, वसंत का। अगला देखिए पॉइंट, उस समय लहलहाता या मडवाड़ी की ओर से धूल का एक बवंडर उठता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि वसंत आता है तो यहाँ के धूल को उठाकर दूसरे जगह उठाकर ले जाते हैं ना। तो इससे भी कवि को पता चला कि अब वसंत आने वाला है। और पूरे शहर का वातावरण धूल की किरकिरीट से भर जाती है। धूल हो गई, यहाँ पे भूल नहीं, ठीक है, धूल की किरकिरीट से भर जाता है। और जब वसंत आती है तो देखते होंगे एक ऐसा समय आता है जब पतझड़ गिर जाते हैं और काफी ज्यादा जो है हवाएं चलती है और यहाँ का पत्ते उड़ाकर दूसरा जगह, दूसरा पत्ता जगह उड़ाकर यहाँ पर ला देते हैं। तो ये भी हमें पता चला, हमें नहीं, कवि को। पॉइंट 3, जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है, भगवानों का अंकुरण होने लगता है। और जनजीवन में नया उल्लास छा जाता है और भावनाओं का अंकुरण होने लगता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि दशामेघ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है। और दशरथ घाट है कहां पे, वाराणसी में, वाराणसी में याद रखिए बनारस में एक दशामेघ घाट है कि आखिरी पत्थर जो है मुलायम होने लगता है। इस प्रकार भी कवि को लगता है कि अब वसंत का आगमन होने वाला है। अगला है कि बंदरों की आंख में एक अजीब से नमी आ जाती है। और बंदर जो होती है वह अजीब से नमी आ जाती है। क्यों नमी आती है, क्योंकि वह समुद्र के किनारे, सॉरी गंगा के किनारे बैठे हुए रहते हैं। अब वो सोचते हैं कि जब व्यक्ति यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए उनकी आंखों पे एक अजीब सा नमी पैदा होता है। भिखारियों के खाली कटोरी में आश्चर्यजनक चमक आ जाती है। और जो भिखारी होती है, जब कहीं देखिएगा ना, आप देखिए, आप जनवरी का महीना आ रहा होगा, आप सभी जगह देखिएगा टूरिस्ट जहां पे जाते होंगे वहां पे ज्यादा आपको भिखारी देखने को मिलेंगे। और पहले की तुलना में भिखारी को ज्यादा पैसा भी मिलता होगा, है ना, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भिखारियों के खाली कटोरी में भी आश्चर्यजनक चमक आ जाती है, अर्थात दिनहीन लोग उल्लासित हो जाता है, हो उठते हैं या हो जाता है। तो वसंत आगमन की सूचना आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। वसंत आगमन की तुलना पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फिर आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और इस तरह से लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स कंफर्म मिलेगा, ठीक है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है कि कवि जैसी ने बारहमासा में किस विषय की अभिव्यक्ति किया। जो कवि है याद रखिए कौन, तो बताएंगे सर कवि हम लोगों का, याद रखिएगा, जैसी ने बारहमासा जो टॉपिक है, बारहमासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है। तो बताएंगे सर अगहन महीना के बारे में। कौन महीना के बारे में, अगहन महीना के बारे में बताया था। देखिए, अगहन महीना में दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है। जैसे अभी हम लोग हो रहा है, हम लोग बोलते हैं ना पूस आ रहा है, माघ, अगहन, ठीक इसी तरह से अगहन महीना में दिन छोटा होता है और रात क्या होती है, बड़ी होने लगती है। सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण दिन में भी ठंडक बढ़ जाती है। और सूर्य का दक्षिणायन याद रखिए क्या हो जाएगी, सूर्य का दक्षिणायन मतलब दोपहर में हमारे सर पे अगर सूर्य रहे फिर भी हमें ठंड महसूस होता है। रात्रि तो बर्फ के समान हो जाता है और रात्रि लगता है क्या कि हम लोग बर्फ से पूरे ढक गए हैं। याद रखिएगा, इस माह में प्रेमिकाओं को अपने प्रिय के स्पर्श से ही उष्मा प्राप्त होता है। और ये आप लोगों के लिए है, नहीं आप लोगों के लिए नहीं जो शादी कर चुके हैं।
और इस तरह से लगता है कि इस माह में प्रेमिका मतलब जो कपल होते हैं ना, कपल गर्ल्स एंड बॉय, शादी के बाद, शादी से पहले कपल्स नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ दिखावटी होता है। तो शादी के बाद जो कपल्स होती है तो कहते हैं कि एक दूसरे के साथ हम लोग जब सट कर रहे थे तभी हमें उष्मा प्राप्त होती है। ये कवि का कहना है, जयसी जी का। इस माह में प्रेमिका को अपने प्रिय के स्पर्श से लंबी और सर्द रातें कटने में को दौड़ती है, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा उष्मा प्राप्त होती है, लेकिन बिरहनी की दशा अत्यंत कतार हो जाती है। देखिए जो बिरहनी है ना, उसका हस्बैंड नहीं होने के कारण उसे अजीब सा फीलिंग होता है, पूरा रात वो कट नहीं पाती है। उन्हें अपने प्रिय के वियोग में उसे सुंदर वस्त्र, साज, श्रृंगार सभी व्यर्थ प्रतीत होती है, और कहता है कि जब मेरा पति ही नहीं है तो फिर मेरे बात को समझिए, यहाँ पे क्या बोला है, सर्दी रात काटने में दौड़ती है, नागमती की विरह देखना वेदना इस महीने में काफी बढ़ जाती है। और नागमती जो है इस स्टोरी में, नागमती जो है वो कहती है कि इस महीना जैसी आती है, अगहन महीना, हमारे वेदना, हमारे कष्ट और बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है समझिएगा थोड़ा सा। इस महीने में काफी बढ़ जाती है पति के वियोग में, पति का वियोग मतलब पति के ना होने में। मैं उसे सुंदर वस्त्र, सुंदर पहन के मैं क्या करूं, मेरे पास देखने वाला ही नहीं है, साज धाज कर, श्रृंगार सभी व्यर्थ प्रतीत होता है। और हमें लगता है ना कि अच्छा कपड़ा पहनकर, अच्छा सा श्रृंगार कर एकदम लिपस्टिक विस्टिक एकदम पूरा लगा करके, चमकीला रह करके, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे देखने वाले मेरे पति ही मेरे पास नहीं है। वह वियोग की शीतल आगरी में जल रही है और उसका सारा शरीर जलकर राख हो रहा है, राख यहाँ पे राख होगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको सही कर लीजिएगा, राख हो रहा है, परंतु उसका पति उसके सूद नहीं ले रहा है। सूद का मतलब होता है क्या, याद रखिएगा, सूद का मतलब होता है कि उसका पति उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं या किसी से पूछताछ नहीं कर रही है। वह उसके वियोग की पीड़ा से अनिवज्ञा है, मतलब वो उनके पीड़ा को नहीं समझ पा रहे। कौन? उनके हस्बैंड। किसका? तो बताएंगे सर, नागमती का। उसके दुख दर्द को समझ ही नहीं पा रहा है, और उसका दुख दर्द को जो है उसका हस्बैंड समझ नहीं पा रहा है। और लास्ट टाइम नागमती कहती है, ए पेरे पवन, मुझे राख बनाकर मेरे उस जगह पर मुझे उड़ा कर ले जा जहां पर मेरे पति के कदमों पे मैं गिर कर उन्हें कहूं कि आप मेरे लिए घर लौट कर चलिए। ये क्या लास्ट सेंटेंस था जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, और जो भी स्टूडेंट है याद रखिएगा मेरे लाल, आप जो भी स्टूडेंट है एक बार आप लोग ना जल्दी से, आप लोग जितना क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं सारा क्वेश्चन को एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों का सेट 1, इस तरह से मॉडल सेट नंबर 1 में आप लोगों का 3 लेक्चर होगी। कितना लेक्चर होगी? 3 लेक्चर होगा, ठीक है। और कितना लेक्चर होगा मेरे शेर नहीं, 3 लेक्चर होगा, जहां पे आज मैं आपको सामने बताऊंगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बता रहा हूं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर एक वीडियो अगर आप लोग अच्छा रहा, अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा, मैं सेट 2 जस्ट लेकर आऊंगा, वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आपको इजीली से दिखेगा यहाँ पे कि रामचंद्र शुक्ल अथवा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो देखिए आप आंसर देख पा रहे होंगे, रामचंद्र शुक्ला का 2 रचनाकार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और तुलसीदास का भी 2 रचनाकार अच्छी तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे ढंग से कर लेना है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया। जो लेखक है धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगी। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया। क्या लिखना है? लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया। अब यहाँ पे क्यों दिया समझिएगा। घड़ी से समय जाना जा सकता है, हम लोग घड़ी से क्या देखते हैं? टाइमिंग देखते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है ना। देखिए घड़ी से समय जाना जा सकता है, घड़ी के पुर्जों को खोलकर समय जानने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम घड़ी को देखकर हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेरा कितना समय हो रहा है। अब हमें घड़ी को खोलकर इसके अंदर की जितना भी पुर्जियां हैं सबको खोलकर क्या हम लोग समय देखते हैं? नहीं देखते ना मेरे शेरनियों, नहीं देखते ना मेरे प्यारे। तो देखिए खोलकर उस समय जानने की आवश्यकता नहीं होती है, और हमें खोलने की आवश्यकता नहीं, हम ऊपर से ही देख सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। घड़ी के पुर्जे की जानकारी घड़ी साज को होती है। घड़ी के पुर्जे मतलब घड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स है इसकी जानकारी घड़ी साज।
अब घड़ी साज क्या है, तो घड़ी बनाने वाले आप लोग देखेंगे, जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है तो हम दूसरे के यहाँ जाते हैं बनाने के लिए, तो घड़ी जब बनाने के लिए हम लोग जाते हैं ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, घड़ी बनाने वाले व्यक्ति को हम लोग घड़ी साज कहते हैं। जैसे लोहा बनाने वाले लोहार, सोना बनाने वाले सोनार बोलते हैं ना, लकड़ी से बनाने वाले सामान को हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिएगा, बढ़ई। तो ठीक इसी तरह से घड़ी बनाने वाले व्यक्ति को हम लोग साज कहते हैं। ठीक है, इस तरह धर्म के पूर्ण जानकारी धर्मज्ञ वैद्य शास्त्र धर्माचार्यों को होती है। इसलिए धर्म के विषय में जिज्ञासा हो तो धर्माचार्य से जानो। अगर धर्म के बारे में जानना है तो घड़ी साज, घड़ी बनाने वाले से मत पूछो, सोना बनाने वाले से मत पूछो, ठठेरा बनाने वाले से मत पूछो। अगर जानना है धर्म के बारे में तो धर्माचार्य के पास जाए, जिनके पास धर्म का नॉलेज हो। ठीक है, स्वयं नौसिके की तरह धर्मों की व्याख्यात उथेड़े या उसके पुर्जे खोलकर मत बिखरे। ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? एक स्टेटमेंट, कहावत है इसका। ठीक है, ये कहावत भी आपको एग्जाम में इजीली से यहाँ पे आपको लिखना होगा। क्या आप लिखेंगे? एक बार डन करिए, और समझ में आ रहा तो ये भी आप लोग डन करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं सेशन। ठीक है, और मैं इंग्लिश कोर का भी जस्ट आप लोगों का जो इंग्लिश कोर है, आप लोगों का भी इंग्लिश कोर याद रखिएगा, इंग्लिश कोर का मैं फुल सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इंग्लिश कोर का भी बारे में बताइए, तो मॉडल सेट का मैं इंग्लिश कोर जस्ट मैं आप लोगों के सामने बस कमेंट का मैं वेट करता हूं आप लोग का, कि कितना ऐसे स्टूडेंट है हमारे वीडियो से प्रभावित आप लोग हो जाते हैं, हमारे वीडियो से विलय हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है। बस मैं वही वेट करता हूं और मैं तुरंत लेकर आने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमारे मेहनत एक दिन रंग लाएगी आप लोगों के लिए। बस हमारी यही उम्मीद बनी हुई है। रंग लाएगा ना जी एक बार, तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, लेखक के अनुसार कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? लेखक के अनुसार कूटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? मेरे शेर और शेरनियों, समझिए इस बात को भले भांति। कूटज निर्भकता, स्वाभिमान, मन और हृदय की दृढ़ता है। क्या है? मन और हृदय की दृढ़ता है। सुख दुख, प्रिय और अप्रिय सबको समभाव से स्वीकार करने की सीख देता है। यह चटुकारिकता से अंधविश्वास, ग्रह नास्त्रों की चाल की भावैतीन मनोदशा से रहकर, क्या लिखना है? मनोदशा से रहकर हृदय परिज बनकर जीने, क्या करेगी? बनकर जीने को कला सिखाते हैं। वह अपरिचित स्वभाव और अविचलित जीवन दृष्टि से प्रदान करती है। क्या करते हैं? प्रदान करती है। तो ये क्वेश्चन ना आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आप रट्टा लगाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन का लैंग्वेज ही बिल्कुल क्या है ना, और से बिल्कुल अलग है। क्या है? और से बिल्कुल एकदम अलग है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं सर दूसरा देवदास कहानी के शीर्ष की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब दूसरा देवदास कहानी है जैसे कार्नेलिया का गीत, इसी तरह से एक दूसरा देवदास है। तो दूसरा देवदास के बारे में आपसे यहाँ पे पूछे गए। दूसरा देवदास शीर्ष शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के सुप्रसिद्ध उपन्यास देवदास के नायक देवदास और उसकी नायिका पारो की याद दिला देता है। बहुत ही रोचक वाली कहानी है। अगर आपको स्टोरी पता है तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता होगा इस बात का कि दूसरा देवदास शीर्षक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, क्या नाम है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के सुप्रसिद्ध उपन्यास देवदास के नायक देवदास और उसकी नायिका, क्या नाम है? पारो की याद दिलाती है। मतलब एक लवर की याद दिलाती है। नामों में समय आवश्यक है, आवश्यक यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट आवश्यक है, किंतु शीर्ष के पूर्व जुड़ा विशेषण दूसरा शरद के उपन्यास के नायक और नायिका से भिन्नता दर्शाता है। नायिका का नाम पारो सुनकर युवक हंसकर अपना परिचय संभव देवदास के रूप में देता है, और नायिका पारो, नायिका जो पारो है कौन है? नायिका पारो मासा देवी के मदर में मनोकामना की गांठ बांधती हुई सोचती है कि बांधो इधर और बांध उधर जाती है। मतलब बांध रहे हैं इधर तो बांध जा रहा है इधर। तो स्पष्ट है कि उसका मन भी स्वभाव से बंध चुका है। स्वभाव है कि उन दोनों का प्यार भविष्य में अपनी मंजिल पाले। कहानी में इस सुखद अंत का भी संकेत है, इसलिए विशेषण सहित इसका शीर्षक दूसरा देवदास पूर्णतः सटीक एवं सार्थक है। इस तरह से ना ये आपको लिखना होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यूट्यूब वाले, और आप लोग खास करके जो एप्लीकेशन वाले हैं एक बार आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर प्रभास जोशी ने अपना पाठ अपना मलबा खा उजाड़ो सभ्यता के बारे में कैसे बताया और क्या बताया है? ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। याद रखिए क्या पूछे गए हैं?
तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, आप प्रभास जोशी ने अपना पाठ अपना मलबा खाओ उजाड़ो सभ्यता के माध्यम से लोगों को और पर्यावरण को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, तो समझिए। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लॉन्ग लेकर आया हूं, मैं समझाने के लिए लॉन्ग लेकर आया, पर कितना लिखना है ये भी मैं बताने वाला हूं। पेशेंस बनाकर रखिए। लेखक को औद्योगिक सभ्यता के विकास से होने वाले विनाश के कारण यह सभ्यता उजाड़ की असभ्यता लगती है। इस विकास के कारण कई खतरे जन्म लेती है। मेरा सीधा सीधा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा भाषण देना चाहता हूं, समझिएगा। आज पूरी दुनिया तेजी से विकास कर रही है। विकास करना स्वाभाविक है, विकास करना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को इतना ज्यादा इफेक्टेड पहुंचा रहे, इतना ज्यादा पोल्यूशन पहुंचा रहे, इतना ज्यादा नदी के नाले के नदी के पानी को दूषित कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारे विकास का भी कोई फायदा नहीं है। और आज एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे धरती पे हमें पानी भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आज देखिएगा हम लोग गर्म हो रही है हमारे वातावरण। आप समझेंगे कि पहले के जमाने के लोग कहते थे कि 3 से 4 महीना ठंडी होती थी। आज देखिए, आज हम लोग का पूरा दिसंबर गुजर चुका है, हम लोगों का सिर्फ जनवरी फरवरी बचा है, सिर्फ 2 महीना हम लोगों को ठंडी लग रही है। जिस समय पानी बरसना चाहिए उस समय पानी नहीं बरसती है और हमें फसल का उत्पादन हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है तो वह है अमेरिका और यूरोप कंट्री। याद रखिएगा, अमेरिका अभी भी उनको ये मालूम नहीं हो रहा है कि हमारे वजह से हम जो कल कारखानों इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा दे रहे, जिस कारण से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, वो आज तक वो एक्सेप्ट नहीं किए। चलिए लेके चलते क्वेश्चन पे। वातावरण में परिवर्तन होना क्या है? अपना मलबा खाओ उजाड़ सभ्यता में माध्यम से लोगों ने पर्यावरण के बारे में क्या प्रेरित देना चाहते हैं, समझिएगा। वातावरण में परिवर्तन होना, औद्योगिक सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप वातावरण में काफी परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? काफी परिवर्तन हुआ है। याद रखिए, औद्योगिक जैसे जैसे औद्योगिक का विकास हो रहा है, औद्योगिक का मतलब फैक्ट्री का जैसे जैसे विकास हो रही है, याद रखिएगा वातावरण में काफी परिवर्तन आ रहा है। उद्योगों से निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले दूषित गैसों के कारण धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। और उद्योगों से, चिमनियों से निकलने वाले धुआं, क्या चिमनियों से निकलने वाले धुआं से हमारे वातावरण में काफी ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है और दूषित हो रही है, तापमान काफी बढ़ते जा रहा है। ठंडे प्रदेश भी गर्म होने लगे, ठंडा प्रदेश भी क्या हो जाए, गर्म होने लगे तथा मानसून अनियमित हो गया है, तथा मानसून जो है अनियमित हो गया है। मानसून मतलब समझ में आ गया ना। पहले देखिए धान रोपाई के समय कितना बारिश होती थी, आज हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है ना। इसलिए मेरे लाल इसको ना समझिए पहले। आप लोग रट्टा लगाकर कितना क्वेश्चन रट लेंगे, संभव नहीं है। हर एक क्वेश्चन को रट्टा लगाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि क्वेश्चन तो मिल गया, आंसर भी मिल गया, आप सोचेंगे फटाफट कॉपी में उतार लूं। हाँ, उतारना स्वाभाविक है, उतारना चाहिए, लेकिन रट्टा लगाना नहीं चाहिए मेरे लाल। एग्जाम बहुत करीब आ चुका है, रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, समझिएगा इस बात को। मानसून पहले समय पर होती थी, अभी मानसून नहीं हो रही है, जिससे बाढ़ तथा सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और बाढ़ तथा सूखा जैसे उत्पन्न समस्या हो रही है, और कई बार अपना मानव सभ्यता उजड़ जाती है, और कई बार मानव सभ्यता उजड़ जाती है। नदी तालाबों की दुर्दशा क्या है? उद्योग के तीव्र विकास से नदी तथा तालाबों का पानी दूषित हो रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग औद्योगिक बसा लिए, फैक्ट्री बसा लिए, तो देखिएगा हम लोग सोचते हैं अपने आप को कि हम लोग बहुत बड़ा एक विकास वाला काम कर रहे हैं। नहीं मेरे लाल, अगर विकास वाला काम हम लोग करेंगे तभी जब हम लोग गंदा पानी को एक ऐसे टैंक बनाए जहां पे पूरा फैक्ट्री के पानी वहां पे जाके जमा हो, बल्कि हम लोग नदी पे जाकर जोड़ देते हैं और नदी के पानी दूषित हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है उस पानी को पीने योग्य बनाते हैं, बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो उस पानी को सिंचाई के रूप में लाते हैं। और अगर आप केमिकल अगर पानी में मिला देंगे तो सिंचाई भी सही से तो हो पाएगी, लेकिन फसल का उत्पादन नहीं होगा। आगे लिखेंगे क्या, समझिएगा। और एक उद्योग धंधे से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ जो अभी बताया केमिकल, इन जल स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे पानी सुचारू रूप से नहीं रह पाता है और वह अपनी सीमाएं तोड़कर बाढ़ आदि की स्थिति पैदा करती है। इन उद्योगों का कूड़ा करकट नदी में जाने से यह गंदे नालों के रूप में परिवर्तन हो गया। हमारे मत में यह बात बिल्कुल सही है कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की असभ्यता है। सही बात है, यहाँ पे बहुत मैं अपने तरफ से लिखा हूँ, एक स्टूडेंट्स के लैंग्वेज होना चाहिए। हमारे मत में यह बात बिल्कुल सही है कि जिसे हम विकास की और औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की सभ्यता है। ठीक है,
चलिए, मालवा में अब पहले जैसे बरसात के ना होने का क्या कारण है? पहले मालवा में जैसे पानी गिरा करता था, अब वैसा पानी नहीं गिर रहा है। इसका क्या रीजन है? जस्ट जो रीजन था मैंने बता दिया, हमारे बढ़ते हुए वातावरण का तापमान, फैक्ट्रियों के बढ़ती हुई संख्या, समझिएगा। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे गिरा करता था। इसका मुख्य कारण, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका याद रखना, क्या लिखना है? इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास है। क्या है? औद्योगिक विकास। मैंने जस्ट बताया ना, जैसे जैसे जितना भी दुनिया में उद्योग बसेगी ना, फैक्ट्रियां बसेगी ना, पानी की मात्रा और घटती जाएगी। आज मालवा की ही नहीं, आज मालवा की ही नहीं, अन्य प्रदेश क्षेत्रों की भी समस्या, अन्य प्रदेश क्षेत्रों की भी समस्या है। ऋतु चक्र का असमान बदलाव होना, ऋतु चक्र का मतलब मानसून में असमान बदलाव होना। वर्षा क्या हो जाएगी? वर्षा, शरद तथा ग्रीष्म ऋतु, सभी ऋतुओं के समय चक्र में परिवर्तन हो गया है। बेमौसम बरसात होने से मानसून कम होता है तथा देर से आता है। और मानसून क्या होती है? देर से। और समय पर मानसून नहीं होगी तो फसल का हम लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे लाल, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, मैं आपको लेके चलूंगा, याद रखिएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद में जो आपको बताने वाला हो ना, वो बिल्कुल आप लोगों का क्या होगी? लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्या हो जाएगी मेरे शेर शेरनियों? एक बार जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगी मेरे शेर शेरनियों? लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कार्नेलिया के गीत में भारत के किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? कार्नेलिया का जो गीत है ना, भारत के किन विशेषताओं के बारे में वर्णन किए गए हैं? तो यहां से हम लोग सेट 2 में डिस्कस करेंगे। याद रखिए, क्या डिस्कस करेंगे? सेट 2 में। अब एक सेट में ऐसा लेकर आऊंगा जहां पे ना आप लोगों का किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखिए, आपसे पूछे जाएंगे झारखंड की संस्कृति अथवा जीवन में खेलने का महत्व के बारे में बताइए। तो इस सब का आंसर मैं लेकर आऊंगा एक ऐसा, जैसे आपके सामने आपका मॉडल पेपर होगी, वहां पे लिखा होगा एक अच्छे संपादक की विशेषताओं का उल्लेख करें, यह भी मैं बताने वाला हूं। फिर दैनिक समाचार पत्र के संपादक को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें। ठीक है, मैंने आपके क्षेत्र में दिन प्रतिदिन पेड़ की कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रही है, तो इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र को एक पत्र लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से, अगर आप लोगों को आप लोगों को कमेंट अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा रहा, तो मैं सेट 2 में इससे भी बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग झारखंड के एक कोने कोने तक इस वीडियो को फैला दें, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच सके मॉडल पेपर का सही सटीक उत्तर के साथ। जैसे सेट 2 आएगी, मैं तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नया वीडियो।